तो आज जो है वो हमारा डिस्कशन की क्लास 2 रहेगी। ठीक है, डिस्कशन का ये हमारा इनिशिएटिव है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि रोज का एक टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। हमारा ये कोर रहेगा। और पहले मतलब जो हमारा फर्स्ट हुआ था उसमें हमने कवर किया था ब्रिक्स को हमने पढ़ा क्योंकि ब्रिक्स अभी न्यूज में भी था। आज हम पढ़ेंगे ग्लोबल साउथ। तो शुरुआत किससे करेंगे? आज शुरुआत बताओ, सबसे पहले कौन बताएगा? मैं करूँ सर? ठीक है मैम, आपसे शुरुआत करते हैं। आप बताओ, और लिमिटेड थोड़ा टाइम ध्यान में रखना, और इतना कोशिश करना कि ताकि सबको जो है वो प्रॉपर टाइम मिल जाए अबाउट ग्लोबल साउथ। तो शुरुआत करते हैं। ठीक है सर, बस टाइमिंग का आप मुझे थोड़ा आइडिया दे दीजिएगा कि अभी 1 मिनट है बचा है ऐसा कुछ। ठीक है, चलो क्योंकि आपका टाइम शुरू होता है अब। ग्लोबल साउथ इज अ टर्म फॉर द कंट्रीज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये वो कंट्रीज हैं, इट इंक्लूड्स कॉन्टिनेंट्स लाइक एशिया, साउथ अफ्रीका, सॉरी अफ्रीका एंड अवर साउथ अमेरिका। बेसिकली ये डिवीजन इसलिए हुआ क्योंकि बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ द वर्ल्ड। एक ग्लोबल नॉर्थ भी कहा जाता है जहाँ पर वी हैव ऑल द G7 कंट्रीज, और एक ग्लोबल साउथ है जहाँ पे लेस डेवलप्ड, डेवलपिंग कंट्रीज एंड अनडेवलप्ड कंट्रीज का एक समूह, एक ग्रुप बना हुआ है। दिस वाज द बेसिस फॉर सच डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि अराउंड 2030, अराउंड 2033 ऑफ द 4 लार्जेस्ट इकोनॉमी में ये 3 हमारे ग्लोबल साउथ से ही रहेंगे। ये 3 जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे वो ग्लोबल साउथ से ही होंगे। इसका मतलब ये कि द फोकस, द शिफ्ट इज चेंजिंग फ्रॉम नॉर्थ अटलांटिक टू साउथ टू एशिया पैसिफिक, टू एशिया पैसिफिक। मतलब ये जो हमारा इकोनॉमी है और प्लस द द स्टैंड ऑफ द ग्लोबल साउथ इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। उनका जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ते जा रहा है। और इसी के साथ वहाँ का जो पॉपुलेशन है, जो कल्चर है, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, एज वेल एज द ब्रिक्स, ये सारा हमें वहाँ पे ही मिलता है, मतलब ग्लोबल साउथ में मिलता है। तो वो एक काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। अब इनके कुछ चैलेंजेस जानते हैं। चैलेंजेस में सबसे बड़ा जो चैलेंज मुझे समझ आता है वो है क्लाइमेट चेंज के चैलेंज। ड्यू टू हिस्टोरिकल polluters like our developed countries like यूरोप एंड अमेरिका, जिन्होंने हिस्ट्री में अपनी डेवलपमेंट तो कर ली, लेकिन उसका जो रिपरकशन है, कॉन्सिक्वेंसेस है, वो पूरे देश को झेलना पड़ रहा है। और ज्यादा से ज्यादा ये सारे ग्लोबल साउथ कंट्रीज को फेस करना पड़ रहा है। बट वी ऑल्सो सी कि जो पेरिस कमिटमेंट में हुआ या फिर जो और कॉप मीटिंग्स में होती है कि आप फंड करिए, ग्रीन ग्रीन इनिशिएटिव को फंड करिए, आप उन्हें हेल्प करिए, अपने एक्सपर्टीज शेयर करिए। बट दिस पीपल, द आवर ग्लोबल नॉर्थ आर नॉट डूइंग इट एडिक्वेटली। तो इसके कारण द क्लाइमेट चेंज का जो रिपरकशन है, कॉन्सिक्वेंसेस है, पीपल हैज टू हैंडल, लाइक दे हैव टू फेस इट। मोस्ट ऑफ द आइलैंड कंट्रीज, जैसे कि अगर हम बात करें इसकी, क्या बोलते हैं वहाँ पे, देयर इज वन आइलैंड, वो पूरा फ्लड्स के कारण पूरा उसका बहुत देश में प्रॉब्लम हो रहा है, उनका माइग्रेशन की इशू हो रही है। तो देर आर वेरियस फैक्टर्स दैट दे आर हैंडलिंग। तो क्लाइमेट चेंज इज द फर्स्ट। द सेकंड प्रॉब्लम इज मल्टीलैटरलिज्म। Because of the hegemony of US at the international level, because of their largest economy, it is becoming a hurdle for multipolar world. Like, we want that every voice should be heard, every country should be heard, because they have their own challenges. But because of the dominance of just few developed countries, people, shorter this small and low economy countries are facing challenge to put their views, to put their challenges in front of the world. So this is again another challenge. The third challenge is, of course, the very Russia Ukraine crisis, the impact of COVID, and also the new initiatives of BRIC, like the Belt and Road Initiative of China, which is actually a doubtful कि is it really helpful for everybody or is it just profitable to China? तो ये सब 3-4 कारण हैं जिसके कारण जो कंट्रीज है उसमें एनर्जी की प्रॉब्लम या फिर फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम या फिर लिविंग स्टाइल की प्रॉब्लम, मतलब
लिविंग कंडीशन, ये सब में हमें उन्हें दिक्कत, पॉवर्टी और बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी पाया जाता है। Coming to the India's position, India's approach in this thing. India has always, as India has been the leader in NAM, like non-alignment movement before, India has always taken a very cooperative, a very role of unifying the position of people. Like neighborhood first policy of India is the signature that we are with the people. We stand for the people. Even at the G20 meet, what we saw, India is a voice of global South. It stood as a leader of a global South because India is always there for addressing their challenges, for bringing their challenges in front of the world. India has also adopted 5 C's like cooperation, cooperation and something like ऐसे 5 C's कुछ है. उसके बाद हम देखते हैं कि वैक्सीन मैत्री वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अवर कोविड-19, जहाँ पे हमने वैक्सीन प्रोवाइड किया था बहुत सारे कंट्रीज को फ्री में. उसके साथ ही हम लोग आरोग्य मैत्री is another initiative of India which actually provide humanitarian fund during crisis and disasters of our neighbors. Uh, और इसी के साथ we also see that India also provides scholarship to these countries. At the end, I would just conclude that like for maintaining an inclusive and equitable society, equitable nation, we like everybody has to support global South because and India is taking its role properly to maintain that, to bring this condition, to maintain this situation. That's all. Thank you. ठीक है, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आज एंड वेल इम्प्रूवमेंट हुई। और नेक्स्ट उसके बाद पंकज सर आप बताओ। सर ग्लोबल साउथ में अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आती है या जो डेवलपिंग फेज में है अभी तक, जैसे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया। पर सर चाइना इसमें पता नहीं क्यों है, चाइना तो सर डेवलप्ड कंट्री, हाँ ठीक है, डेवलपिंग कंट्री, पर सर वो तो मतलब आना नहीं चाहिए वैसे मेरे हिसाब से इसमें। ठीक है, अच्छा। और सर ग्लोबल साउथ जो है सर वो जरूरी है क्योंकि यहाँ ग्लोबल साउथ की पॉपुलेशन ज्यादा है और ये आने वाले टाइम में। हाँ जी चलो चलो आगे जल्दी बोलो, क्लास के टाइम पे टाइम चला है आपका। सर, क्या बोलते हैं फिर, ग्लोबल साउथ में पॉपुलेशन ज्यादा है और इन फ्यूचर एक बड़ी मार्केट भी ग्लोबल साउथ में ही है और ग्लोबल साउथ में रिसोर्सेज भी ज्यादा है जो अभी तक नॉर्थ ने एक्सप्लॉइट नहीं किए। तो ठीक, चलेगा। थोड़ा और पॉइंट्स, मैं ऐसा कुछ जज नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, डोंट वरी। जितना आपको पता है, जो आपको पता है बताओ। और सर और नहीं आता अभी सर, ठीक है, दिमाग नहीं चल। पढ़ना है दोनों टॉपिक्स। कल कल आपकी बारी आएगी सबसे पहले। नरेंद्र सर आप ठीक बताओ। है सर। जी सर, ग्लोबल साउथ सर जैसे डेवलपिंग कंट्रीज, लेस डेवलप्ड कंट्रीज है, मतलब एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीकन कंट्रीज जिसमें मतलब आ जाती है सर। और जैसे ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज इसका अलग ऑपोजिट है, या फिर बोल सकते हैं डेवलप्ड नेशन जो है जिसमें यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो आते हैं। जियोग्राफिकली इसका कोई पॉइंट नहीं है ग्लोबल साउथ का सर। इसमें मतलब जो डेवलपिंग नेशंस थे या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज रह गई थी वो इसमें आती है। और सर जैसे ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज है इसके अपोजिट, उसमें वो भी आ सकती है जिन्होंने कॉलोनीज बनाई थी, मतलब जैसे उपनिवेशवाद। और जैसे G7 कंट्रीज है वो ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज में आ जाता है, और जैसे ब्रिक्स कंट्रीज है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और ये साउथ अफ्रीका वगैरह, ये ग्लोबल साउथ में आ जाते हैं। और सर जैसे मतलब ये आ जाता है आपका गरीबी या इनकम इनक्वालिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जहाँ पे कम है, या टफ लाइफ लिविंग कंडीशंस है, वहाँ पे सर ग्लोबल साउथ कंडीशंस बन जाती है। और 1969 में कार्ल ऑगलस ने की थी ये टर्म, जो कॉइन की थी फर्स्ट टाइम। बाकी सर 1991 से इसका यूज ज्यादा होता रहा है। पहले इसको जैसे थर्ड वर्ल्ड टर्म यूज करते थे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, पर 1991 से ये ग्लोबल साउथ का नाम थोड़ा सा आ गया है।
बाकी ठीक है। सर और इस बार जैसे थर्ड ग्लोबल साउथ समिट इंडिया में हुई थी दिल्ली में, नरेंद्र मोदी जी ने इसको मतलब होस्ट किया था। और ऐसे देख सकते हैं इसको सर, जैसे मतलब डेवलपिंग कंट्रीज है अब आगे आ रही है, और मतलब इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखे तो सर इंडिया मतलब एक तरह से इनका लीडर बन के उभर रहा है, जैसे ग्लोबल साउथ कंट्रीज है। तो ये एक मतलब इसको अच्छा पॉइंट मान सकते हैं। ठीक है। और बस सर इतना ही है सर। तो ओके, मैप के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, ठीक है। बहुत टाइम बाद मैप प्रिपेयर किया, आई होप सही बनाओ, थोड़ा सही लग रहा है, पता चल रहा है, हाँ जी सर, अच्छा बना है। क्लियर सभी को शो हो रहा है ना? जी सर। Yes, sir. तो दिस इज़ योर ग्लोबल साउथ। तो सबसे पहले तो हमें ये कोर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो ये ग्लोबल साउथ है, इसकी जो डिवीज़न हो रखी है यहाँ पे, वो वो बेस्ड है किसके ऊपर? ये वाला कलर शो हो रहा है ना पेन के लिए, Yes. जिससे मैं टिक कर रहा हूँ अभी? Yes, sir. ठीक है। तो अब देखो, ये जो डिवीज़न हुई ये अराउंड 1969 में हो रखी है सबसे पहले, मतलब एक एवरेज मान के चलते हैं हम ये। और अगर नहीं पता है किसको तो हम 1970s लिख सकते हैं, सिंपल, क्योंकि फैक्ट एग्जैक्ट किसी को याद नहीं रहते। ये जो डिवीजन हो रखी है ये हो रखी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बिहाफ पे, कि जिस तरह से जो कंट्री डेवलप्ड कर रही है उसको उस तरह से डिवाइड कर दिया। अब इन्हें लगता था कि ऑस्ट्रेलिया एक डेवलप्ड कंट्री है, तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ग्लोबल साउथ से बाहर निकाल दिया। इनको लगता था उस टाइम पे कि चाइना जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, तो उसको चाइना को इंक्लूड कर दिया, क्योंकि चाइना और भारत ने दोनों ने 1991 में जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक साथ शुरू किया था। तो ये ग्लोबल साउथ हो गया। तो इसमें कुछ कंट्रीज आपका बिलोंग कर रही है अफ्रीका से, अफ्रीकन कंट्रीज, कुछ एशियन कंट्रीज है, कुछ आइलैंड कंट्रीज है, और कुछ जो है वो आपकी नॉर्थ अमेरिका से, लाइक मेक्सिको हो गया यहाँ पे, और आपका साउथ अमेरिका, और साथ में अफ्रीका, या जितने भी जो आइलैंड नेशंस है। और जो इसके ऊपर ग्लोबल जो नॉर्थ जो इंक्लूड होता है, उसमें आपका जो है वो मोस्ट प्रोबेबली यूरोप की कंट्रीज, ठीक है, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड योर यूएसए और कनाडा, यानी कि ऑलमोस्ट जो है वो जितनी भी जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो इसका पार्ट बन रही है। अब इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट हमारे लिए आता है सबसे पहले तो ये, कि जैसा सर ने हाईलाइट किया एक पॉइंट, सर ने एक पॉइंट बहुत अच्छा हाईलाइट किया, उन्होंने कहा कि रिसेंट समिट। तो सबसे पहले तो यही माइंड में रखो कि अगर आपको कोई क्वेश्चन लिखने के लिए आ रहा है तो आप कोशिश करो कि उसका रिसेंट समिट बताओ, रिसेंट जो न्यूज में है, यानी कि उसको करंट से लिंक करो। तो अगर आपको आईआर का क्वेश्चन या कोई ऐसा टॉपिक आता है तो उसको आप करंट से बताओ कि उसका रिसेंट समिट कहां पर हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ। तो आपको इस तरह से अगर आप लिखते हो तो एग्जामिनर को थोड़ा और इजी लग जाएगा, उसको लगेगा कि नहीं यार सब ट्रेडिशनल नहीं है, ग्लोबल साउथ की डेफिनेशन नहीं, कुछ यूनिक पढ़ने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद आप जो हो इस टर्म के रिगार्डिंग फैक्टर्स पर लिंक चलो, कि अभी प्रेजेंट में क्या है, रीजन, हर रीजन के ऊपर चलना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल है कि ये जो अफ्रीका है, अब अफ्रीका की अगर हम बात करें तो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है, जो अफ्रीकन नेशंस है देवर लीस्ट डेवलपिंग नेशंस, ठीक है, वो अभी डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, अभी उनके पास बहुत सारे जो है वो चैलेंजेस पड़े हुए हैं और वो चैलेंजेस को एड्रेस कर रहे हैं। तो ये चैलेंजेस ग्लोबल साउथ यानी कि क्या है, एक तो पॉपुलेशन का फैक्टर यहां पर आता है, दूसरा यहां पर इकोनॉमी जो है वो बहुत कम है, तो यानी कि ये एक मार्केट है, और इन फ्यूचर ये भी क्लियर होता है कि ये एक बहुत बड़ी मार्केट बनेगी। जब बहुत बड़ी मार्केट बनेगी तो इसमें कंट्रीज लाइक जो, अब दो यहां पर दो फैक्ट क्लियर होते हैं, एक तो सबसे बड़ी मार्केट बनेगी, और सेकंड बात ये भी क्लियर हो रही है जैसा मैम ने बताया कि वर्ल्ड बैंक ये बोल रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज होगी उसमें से 2 या 3 जो है वो इसी यहां से बिलोंग करेगी। जैसे ब्राजील ग्रो कर रहा है, ठीक है, साउथ अफ्रीका रेज कर रहा है, साउथ अफ्रीका भी ग्रो कर रहा है, इंडिया ग्रो कर रहा है, बांग्लादेश भी ग्रो कर रहा है, चाइना ग्रो कर रहा है। तो ये हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मतलब ये वर्ल्ड की नेक्स्ट पावर्स बनने वाली है, नेक्स्ट 50 ईयर्स में पावरफुल बनने वाले हैं, तो ये इस रीजन से बिलोंग करेंगे। तो इनका अपने ही साथ के लोगों में अच्छा कंट्रोल अगर होगा तो उससे जो है वो ये ग्रोथ भी, ये रीजन भी जो है वो प्रमोट होगा, यहां पर भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रमोट होगी। ये वाला पॉइंट हो गया। हिस्टोरिकल फैक्टर को आप ऐड कर सकते हैं यहां पे, कि ये जो ग्लोबल साउथ का रीजन है ये कहीं ना कहीं कॉलोनाइज्ड था, सिर्फ यूरोप ने ही कॉलोनाइज, यूरोप में अगर हम बात, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी, चाहे वो फ्रांस हो, ठीक है, या फिर रशिया हो, या फिर पुर्तगाल हो, डच हो,
या फिर इंग्लिश हो, यूके ब्रिटेन वाले हो, इन सभी ने इस रीजन को जो है वो कंट्रोल किया, एनेक्स किया, ठीक है, और साथ में जो है वो यहाँ पर अपनी कॉलोनीज को बनाया। तो ये फैक्टर हम ऐड कर सकते हैं। और फिर एक पॉइंट बहुत अच्छा जो मैम ने भी बताया कि जो आज डेवलप्ड हैं, ठीक है, वो आज डेवलप्ड इसलिए है क्योंकि वहां उन्होंने जो है वो जब वो डेवलपिंग स्टेज में थे तो उन्होंने इस रीजन में बहुत एक्सप्लोइटेशन किया। आप इसका एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कि इंडिया को जो है वो 200 साल के लिए उन्होंने जो है वो एक फील्ड बना दिया था रॉ मटेरियल की, कि भारत से रॉ मटेरियल लो और ब्रिटेन में जाके बनाओ, ब्रिटेन को डेवलप्ड बनाओ, और फिर आके वही रॉ मटेरियल जो फाइनेंस जो आपका फिनिश्ड गुड है उसको कहां पर बेचो, भारत की मार्केट में बेचो। तो यानी कि इंडिया जो आपका रीजन है पूरा का पूरा ग्लोबल साउथ, उसको एक्सप्लॉइट करके खुद डेवलप्ड होना। बहुत नेगेटिव चल जाएगा लेकिन हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि ऐसा रियलिटी हुई है। देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें, फिर आप बताओ कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है, पॉलिटिकल फैक्टर। अब पॉलिटिकल फैक्टर में ना ग्रुपिंग पे चलो, जैसे G77, G20, G4 नेशन। अब G4 में जर्मनी भी है एक, लेकिन जर्मनी और जापान भी है, लेकिन ब्राजील भी है, ठीक है। उसके बाद आप क्वाड को भी थोड़ा लिंक कर सकते हैं, ठीक है, या एशियान ग्रुप को यहां पर इंक्लूड कर सकते हैं, सार्क नेशन को, बिम्स्टेक को, ये इंक्लूड किया जा सकता है। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को जब आप इंक्लूड करते हैं तो याद रखना वहां पे एक एक्सेप्शन बना देना रशिया की, क्योंकि रशिया उसमें एक्सेप्शन बनती है, रशिया ग्लोबल साउथ का पार्ट नहीं है। देन उसके बाद की इश्यूज और चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। की इश्यूज चैलेंजेस में ऑलमोस्ट एक तो सबसे पहला पॉइंट बनाओ इकोनॉमी से रिलेटेड, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम करंट को लिखते हैं तो हम इकोनॉमिक फैक्टर को लिखे, तो ये जो ग्लोबल साउथ है इसकी इकोनॉमिक डिपेंडेंस है, स्टिल जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज पे डिपेंड है। फॉर एग्जांपल डॉलर की इनको भी जरूरत है, और हमारे पास भी अगर बात करें फॉरेन रिजर्व्स में हमारे, तो उसमें हमारे पास डॉलर है। तो ये भी एक पॉइंट आता है कि स्टिल जो है वो इकोनॉमिक डिपेंडेंस के लिए अभी हम जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज पर है, डिपेंड है। देन उसके बाद ग्लोबल इनक्वालिटीज को भी आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं कि ग्लोबल जो है वो इनक्वालिटी भी है यहां पर। तो इनक्वालिटी में अभी पहले तो कास्ट सिस्टम होता था, ठीक है, मेल और फीमेल जेंडर जो है वो इनक्वालिटी हो गया, लेकिन अब यहां पर जो है वो आप वेल्थ इनक्वालिटी भी बता सकते हैं कि इस रीजन में रिच जो है वो और रिच हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कि जो हमारी मोर देन 51% ऑफ द वेल्थ है वो कंसंट्रेटेड इनटू द 1% पीपल हैंड। तो ये बता सकते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हैं। हेल्थ और एजुकेशन के फैक्टर को यहाँ पे बता सकते हैं। एजुकेशन के फैक्टर को मैम ने इंक्लूड किया, एजुकेशन का कंसेप्ट। आप यहाँ पर जो है वो हेल्थ फैक्टर को भी ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस है, लाइक फॉर एग्जांपल कि अभी रिसेंट में कोविड हो गया, इससे पहले निपा वायरस हो गया, या मॉन्की पॉक्स हो गया के केसेस, जूनोटिक डिजीज जो है वो अफ्रीकन नेशंस में स्प्रेड हो रही है, उसको हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। एनवायरमेंटल चैलेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट से रिलेटेड जो चैलेंज है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें ग्लोबल साउथ के रिगार्डिंग। अब देखो क्या है, जब आप प्रिपेयर कर रहे हो इस टॉपिक को तो एनवायरमेंट के चैलेंज में डायरेक्ट लिखो ग्रीन हाउस गैसेस का, और मीथेन वहां पर आप लिख दो क्योंकि अभी हमने रिसेंट में पढ़ा ये टॉपिक। फिर उसके बाद एनवायरमेंट में सोल्यूशन भी साथ में दो। अब ये जो कंट्रीज है अगर हम बात करें तो मोस्टली कंट्रीज जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है, कैंसर और कैप्रिकॉर्न इन दोनों के बीच में है। यहां पे हमारा एक इनिशिएटिव है, उसका नाम क्या है, जो इंडिया ने लॉन्च किया था, क्या है उस इनिशिएटिव का नाम? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये दो कंट्रीज ने जो है वो इंडिया और फ्रांस ने लॉन्च किया था। कौन से ईयर में लॉन्च किया था ये? पेरिस एग्रीमेंट हुआ था COP21। कब हुई थी COP21? पेरिस एग्रीमेंट 2015। 2015। ठीक है, तो ये चीज आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं। देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और है, जहां पर हमने बात की ना इकोनॉमिक डिपेंडेंस की, ठीक है, यहां पे हम एक फैक्टर और ऐड कर सकते हैं, डॉलर के ऊपर डिपेंड है देखो, और दूसरा डेट बर्डन। अब मुझे रिसेंट एग्जांपल बताओ डेट बर्डन के, 2 एग्जांपल बताने हैं, एक नहीं 2, जल्दी जल्दी बताओ। और बहुत न्यूज में थे, बहुत कॉमन और बहुत न्यूज में है। एक तो श्रीलंका। एक तो श्रीलंका क्राइसिस, मैम तो निकल गए बच के जल्दी जल्दी बता के। दूसरा? अब दूसरा कोई और बोलो, मैंने बोल दूसरा दिया। नेपाल होगा सर। नेपाल को ये इंक्लूड कर सकते हैं, मालदीव्स।
ठीक है। सर एक और, बांग्लादेश भी नहीं है, पाकिस्तान पाकिस्तान। मालदीव्स। मालदीव्स में तो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे थे, वो इंडिया सेंट्रिक है, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही। वैसे हाँ, हाँ हाँ मालदीव्स को भी ऐड कर सकते हैं कि मोदी जी गए तो कहाँ थे घूमने, लक्षद्वीप, लेकिन डूब गया हाँ। मालदीव्स। हम्म, तो ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद एक पॉइंट और है यहाँ पे, वो है जियो पॉलिटिकल कंपिटिशन। अब जियो पॉलिटिकल कंपिटिशन की जब हम बात करते हैं तो आ जाओ चाइना पे। जो मैम ने बोला कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका क्या विश्वास है कि वो चाइना का ही मदद करेगा या सबकी मदद करेगा। तो ये समझने के लिए पॉइंट बहुत अच्छा है, और आई थिंक अगर इस तरह का हेल्थी डिस्कशन करते हैं तो सबको हेल्प मिलेगी इससे। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को पॉइंट को यहाँ पर आप बताओ, और साथ में ये बताओ कि यहाँ से चाइना डोमिनेट कर रहा है, डोमिनेशन हो रहा है चाइना का। तो उससे क्या है कि अदर को तो चांस ही नहीं मिल रहा। चाइना बोल रहा है कि हमारे पेन, हमारे पेंसिल, हमारा पेपर, हमारा रजिस्टर सब हमसे यूज करो, फोन तक हमारा सिम, चलो इंडियन है कोई इशू नहीं, लेकिन फिर भी सारा का सारा सिस्टम क्या है, चाइना। तो इससे क्या हो रहा है कि चाइनीज डोमिनेशन, तो किसी और को तो मौका ही नहीं मिलेगा। ऊपर से गुड्स भी बहुत चीपर है, मतलब बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। तो इससे कंपटीशन जो है वो एक ही तरफ चल जाता है, मतलब कंपटीशन रहता ही नहीं है, चाइना ही डोमिनेशन कर रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है, बता सकते हैं। फिर इसमें आप ये भी बोल सकते हैं, जैसा ब्राजील ने मना कर दिया, इटली ने मना कर दिया, तो इटली का एग्जाम्पल तो अलग हो गया, लेकिन ब्राजील का एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। देन उसके बाद एक चैलेंज और आता है यहाँ पे, जो थोड़ा सा छुपा हुआ है, वो फार्मास्यूटिकल। इसमें आप एग्जाम्पल लिखो इंडिया का, और इंडिया भी छोड़ो, आप चल जाओ हिमाचल पे। हिमाचल पे बनी दवाइयां अफ्रीकन नेशंस में कैंसिल हो गई, उनके सैंपल फेल हो गए। कफ सिरप का एग्जाम्पल यहाँ पर ऐड हो गया, बहुत कॉमन एग्जाम्पल, और आई थिंक एग्जामिनर को भी बहुत इजीली याद रह जाएगा। तो आप मेंशन कर सकते हैं इसको, ये चैलेंज है। और इसमें ही आप एक पॉजिटिव पॉइंट भी लिख सकते हैं, वो है वैक्सीन डिप्लोमेसी। इंडिया ने प्रोवाइड करी थी ना वैक्सीन कंट्रीज को, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या है, सबसे पहला तो ये समझो कि ये जो ग्लोबल साउथ है इसका रोल क्या रहा है। अब पहले हम ग्लोबल साउथ के रोल की बात करते हैं कि इनका रोल क्या है। तो सबसे पहला रोल आता है कि एमर्जिंग इकोनॉमीज है, ये एमर्जिंग इकोनॉमी है, और इन फ्यूचर जो है वो ये डेवलपिंग या डेवलप्ड स्टेट बनेगी, कंट्री बनेगी। पॉलिटी की लैंग्वेज में स्टेट, कंट्री को स्टेट भी कहते हैं। तो अगर मैं कहीं स्टेट बोल रहा हूं तो दैट नॉट मीन्स कि हिमाचल प्रदेश या पंजाब, दैट मीन्स कंट्री, इंडिया हो सकती है। देन उसके बाद साउथ साउथ कॉपरेशन रहेगा। ये एक प्लस पॉइंट है, इसको भी हम समझ सकते हैं। यहां पर जो है वो क्लाइमेट जस्टिस के बारे में जो है वो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्ट तो यही हो रहे हैं क्लाइमेट में। अगर हम बात करें, अमीर लोग तो इफेक्ट नहीं होता, इफेक्ट तो गरीब हो रहा है। अफ्रीकन फ्लड्स, पाकिस्तान में फ्लड्स आए थे, एग्जाम्पल इंडियन फ्लड्स, ये एग्जाम्पल है इसका। अभी इंडोनेशिया में फ्लड्स आए बहुत सारे, तो ये चैलेंज है, ठीक है। देन उसके बाद एक रोल तो यहां पर हो गया। दूसरा, अलाइंसेज में जो ऑर्गेनाइजेशन है, अलाइंसेज है, उसमें इनका रोल हो सकता है, उसमें ये रोल प्ले कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो उसमें रिप्रेजेंटेटिव है ना 10 डिफरेंट ग्रुप से आते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर, 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, तो उनमें इनके भी ग्रुप बने हुए हैं। तो ये वहां पर अपनी वॉइस को रेज करते हैं, तो रिफॉर्म्स के लिए कह सकते हैं, तो वहां भी इनका रोल रहता है। अब उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये तो चलो सही है। देन उसके बाद अब पॉइंट बात करते हैं इंडिया सेंट्रिक कि क्योंकि हमें भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले तो इंडिया का बताओ कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड की मोस्ट डेवलपिंग स्टेट है, डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, सबसे ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन हो चुकी है, तो हम $3 ट्रिलियन इसको बता सकते हैं, ठीक है। एक राइजिंग पावर है इस रीजन में, और हम रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं सबको। रिप्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल लिखो, जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो G20 का जो समिट है उसमें बताओ कि हमने जो अफ्रीकन यूनियन है, ठीक है, अफ्रीकन जो यूनियन थी उसको हमने G20 में इंक्लूड करवाया। तो ये हमारा एक प्रैक्टिकल जो है वो जस्टिफिकेशन होगी पूरी की पूरी, हमने पूरा अपने आंसर को जस्टिफाई कर, जो हमारा टॉपिक है, जो हमने स्टेटमेंट लिखी उसको जस्टिफाई कर दिया। देन क्लाइमेट का पॉइंट में, क्लाइमेट में बता सकते हैं, क्लाइमेट का पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। स्पेस, क्लाइमेट में ASI आपका, सॉरी ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस आ जाएगा। देन उसके बाद स्पेस में हम बता सकते हैं स्पेस डिप्लोमेसी। तो भारत ये कह रहा है कि जो इसरो ने भी ये कहा कि जो आपकी
साउथ एशियन नेशंस है वो इसरो जो है वो उनकी हेल्प करेगा स्पेस डेवलपमेंट में और उनके सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा। इवन यूएई के सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं, ये हम बता सकते हैं। साइंस एंड टेक का हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। मेडिकल हम लिख सकते हैं, और जब हम मेडिकल को लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर मेडिकल टूरिज्म को अपने माइंड में रखना। मेडिकल टूरिज्म को यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हेल्थ टूरिज्म फैक्टर को। ये टूरिज्म डाइवर्सिफिकेशन भी हो गया, ठीक है। इसको भी हम जो है वो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं इसके साथ में। फिर उसके बाद क्लाइमेट चेंज हो गया हमारा यहाँ पे, और यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स की जो हम बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं इवन इंडिया जो है वो इस टाइम पे अभी भारत इंडिया अगर हम इस तरह से बात करें तो भारत एक बैलेंस्ड पोजीशन पर खड़ा है। हमारे पास अभी जो है वो एक बैलेंस्ड अप्रोच है, मतलब हमने वेस्ट में भी जो हम वेस्ट की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके भी मेंबर है, और ईस्ट में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके भी मेंबर है। ईस्ट में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है भारत, बताओ जल्दी जल्दी। एक मैं बता देता हूं, एससीओ। ब्रिक्स, ब्रिक्स और आसियान। आसियान में 10 नेशंस है, लेकिन उनके साथ एक समिट होता है जिसका नाम है ईस्ट एशिया पॉलिसी, ईस्ट एशिया बिम्स्टेक, समिट। ईस्ट एशिया समिट होगा ये, ईस्ट एशिया समिट, इसका भी भारत मेंबर है। वेस्ट में कौन सी हो गई, क्वाड क्वाड, और I2U, I2U2 और G20, G20, G20 और कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ। गुड, बहुत बहुत ढूंढ कर लाए, ये तो मेरे को भी याद नहीं आ रहा था। अच्छा, ये पॉइंट कॉमनवेल्थ बहुत पुराना पॉइंट है लेकिन चलेगा। और यहाँ पे हम नाम को ऐड कर सकते हैं, नाम नाम का भी भारत मेंबर है। इधर एक और कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जिसका भारत मेंबर है। यूनाइटेड नेशंस। फिर इसके बाद और भी जिनके इनडायरेक्ट मेंबर है, G77, ठीक है। फिर G7 में भारत जो है वो जाता है, बुलाते हैं भारत को वहां पे, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। तो ये सब मतलब भारत एक बैलेंस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। अब इसमें चैलेंजेस भी है, भारत चलो इतनी इतनी अच्छी रोल प्ले कर रहा है इसमें, ठीक है, दोनों साइड बैलेंस प्ले कर रहा है, तो चैलेंजेस हम बता सकते हैं। अब चैलेंजेस को हर फ्रंट पर लेकर चल सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस है, ठीक है। उसमें चाइना का फैक्टर आप ऐड कर सकते हैं। रीजनल जो आपका एक तो रीजनल जो चैलेंजेस आ रहे हैं, लाइक टेररिज्म हो गया, आपका पेंडेमिक हो गया, एपिडेमिक्स हो गए, ये चैलेंज हो गया। चाइना का एक फैक्टर हो गया, ठीक है। इकोनॉमिक जो आपके ट्रेड बैरियर्स हो गए, ये फैक्टर हो गया। यूएस की सैंक्शंस हो गई, यूएस जो सैंक्शंस लगा रहा है। यहाँ पर वॉर्स आप डाल सकते हैं, जो वॉर और क्राइसिस चल रखे हैं, या वॉर और क्राइसिस के बाद एक पॉइंट और आता है, वो आता है इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। इंटरनल जो डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इस वेनेजुएला क्राइसिस हो गए, या जो आपके वेस्ट में क्राइसिस हो गए, ठीक है, जो अरब वर्ल्ड में चैलेंजेस चल रखे हैं, इनको हम बता सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद हमारे सोल्यूशन होने चाहिए कि क्या क्या जो है वो सोल्यूशन हो सकते हैं, क्या क्या जो है वो हम सॉल्यूशंस जो है वो बता सकते हैं, उसको हमें लिखना है। तो उसमें हम कह सकते हैं कल्चरल जो है वो हमें कॉपरेशन को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। साथ में हमें रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए, हमें इंटरफेयर नहीं करना है दूसरों के मैटर में। सबसे पहला पॉइंट है नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी, नॉन इंटरफेयर हमें बिल्कुल पॉलिसी को फॉलो करना है, जिसका एग्जांपल हम नाम लिख सकते हैं। सेकंड, उसके बाद हम बता सकते हैं हमें कॉमन ग्राउंड्स के ऊपर काम करना चाहिए। कॉमन ग्राउंड में सबसे पहला तो हो गया एनवायरनमेंट, सेकंड ह्यूमन वैल्यूज हो गया, ठीक है। थर्ड जो यहाँ पर पॉइंट हो गया वो हो गया टेररिज्म, उसको एड्रेस करना हमारा टारगेट रहेगा। ये सब हम ऐड कर सकते हैं, और कंक्लूड कर सकते हैं इसके बाद कि जो हमारा कंसेप्ट है वासुदेव कुटुंबकम का, अगर हमें उसे प्रमोट करना है तो उसमें जो है वो हमें पूरे वर्ल्ड को जो है वो एक फैमिली की तरह देखना पड़ेगा। और उसका एग्जाम्पल जो है वो G20 का है, जिसमें हमने थीम ही जो है वो यही बनाई थी। इस तरह से हम इसको कंक्लूड भी कर सकते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको ये इनिशिएटिव, मैं एट द एंड जानना चाहूंगा, उसके बाद हम कंक्लूड करते हैं एट द एंड। और कल का टॉपिक जो है वो रीजनलिज्म है। कौन कौन एक्टिव है अभी क्लास में, जल्दी जल्दी बताओ, फिर कंक्लूड करते हैं इसको। अच्छा है सर इनिशिएटिव, 30 दिन में 30 टॉपिक हो जाएंगे हमारे कवर, ठीक है, एक महीने में मतलब। ओके। कल सबसे पहली बारी आपकी है मैम फिर। ओके सर, ओके। सर मेरा एक
एक छोटा-सा मेरे दिमाग में चल रहा था हाँ कि जी। मतलब ऐसे टॉपिक को हम चुनें जो लाइक बहुत मतलब जो